हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड एंड आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली आपके घर का दिया रोशन करिएगा एंड आपके करियर का भी दिया रोशन करिएगा। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, आपके इस एकेडमिक जर्नी में हम आपके साथ हैं। वी बीइंग अन एकेडमी, आज आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पे सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2। इस चैनल पे हम आज लेकर के आए हैं पार्ट 2 ऑफ महा मैराथन, द लास्ट डे रिविजन सेशन। ये लास्ट डे रिविजन सेशन का पार्ट 1 इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन दिस चैनल। आज है पार्ट 2। सो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? यस, ओके माय डियर फ्रेंड्स, बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बता देना चाहती हूँ कि वी आर पुटिंग आर लेवल बेस्ट एफर्ट्स इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट हम आपके साथ ये सिर्फ एकेडमिक जर्नी में ही नहीं बट आपके साथ थ्रू आउट योर करियर विल स्टैंड। बीट सीए इंटरमीडिएट, बीट फाउंडेशन और बीट सीए फाइनल, वी आर स्टैंडिंग विथ यू वेरी स्ट्रांगली। एंड इसी बात पे बच्चों हम लोगों ने प्लस बैचेस भी लॉन्च किए हैं एट अ वेरी मिनिमल प्राइजेस सो दैट ईच एंड एवरी वन अक्रॉस इंडिया कैन अफोर्ड education, can afford that highest quality of education. So for this you just need to do one thing, you need to visit Unacademy platform and Unacademy platform पे जा करके आप यहाँ पे आपके मन पसंद या फिर आपके स्पैन, आपको जो लगता है कि मैम मैं 3 महीने में पोर्शन कंप्लीट कर लूँगा, मैम मुझे सिर्फ ऑडिट पढ़ना है 1 महीने में मैं कंप्लीट कर लूँगा, तो यू कैन सिलेक्ट योर प्लान इन दैट मैनर। अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगी यू कैन जस्ट गो फॉर 24 मंथ्स प्लान, जिसमें 21,000 में योर सीए फाउंडेशन एज वेल एज सीए इंटर इज टेकन केयर। बट इतना ही नहीं बच्चों, यहाँ पे मैं खुद आपके साथ आपके इस जर्नी की भागीदार बनूंगी बाय माय कोड ऑडिट सार। ये कोड अप्लाई करने से ही डायरेक्टली ये सारे अमाउंट्स विल reduced by 10% and this is my way of giving you all, and then you can go forward for the payment procedures. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज व्हेन यू वांट टू स्टडी इन अ सिस्टमैटिक मैनर, दिस इज व्हेन यू वांट टू स्टडी इन अ प्लान्ड मैनर विथ द टेस्ट सीरीज, विथ द 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, द डाउट सॉल्विंग इन द सेम क्लास लाइव। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हमको सिस्टमैटिक, मतलब हमारी ऑलरेडी एक बार पढ़ाई हो चुकी है, फिर भी हम आपके साथ है विद द कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस, आप इसी चैनल पे बेसिकली इसी प्लेटफॉर्म पे मेरे स्पेशल क्लास देखिएगा बच्चों। स्पेशल क्लास में भी एग्जॉस्टिवली खूब सारा कवरेज किया है, एज वेल एज वी आर लाइव एवरी डे ऑन द सेम चैनल। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आई कम लाइव एवरी डे एट 8 PM। 8 बजे का स्लॉट हमेशा पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के साथ होगा। सो 8 PM एवरी डे आई कम लाइव। मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों कि लाइव सेशन में सीए इंटरमीडिएट यूट्यूब चैनल के लाइव सेशन में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। यस, सो मंडे टू फ्राइडे आई कम लाइव एट 8 PM एंड ये लाइव सेशन में बच्चों ऑन यूट्यूब मैंने करवा दिए हैं। फर्स्ट एक रेगुलर बैच, सेकेंड एक फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स बैच, एंड अब हमारा चल रहा है महा मैराथन। ये महा मैराथन बच्चों, ये महा मैराथन उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑडिट एटलीस्ट एक बार पढ़ रखी है, क्योंकि यहाँ पे माई टारगेट इज़ टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम सो दैट आपके लिए ये बहुत ही ईजी हो जाए टू रिवाइज द कंटेंट अ डे बिफोर एग्जामिनेशन। इसे मैं कहती हूँ LDR, लास्ट डे रिविजन। ये लास्ट डे रिविजन का पार्ट 1 इज ऑलरेडी रिलीज्ड, पार्ट 1 is already released and बच्चों पार्ट 1 covered, yes,
पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें कवर हुई थी मैं बता देती हूँ। पार्ट 1 में वी कवर्ड कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट के साथ साथ जो दूसरा चीज़ मैंने कवर किया था वो था कारो 2016 अलॉन्ग विथ द मेमोरी टेक्निक। सारे सेक्शन नंबर्स एज वेल एज कारो के क्लॉज नंबर की मेमोरी टेक्निक के साथ मैंने पार्ट 1 रिलीज कर दिया है बच्चों। आई होप यू हैव सीन इट। इफ नॉट, गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ दिस चैनल एंड वहाँ पे सर्च करिए महा मैराथन ऑडिट, महा मैराथन। ठीक है, आज है पार्ट 2 LDR पार्ट 2। इस सेशन में मैम क्या कवर करने वाले हैं? इसके सेशन में बेसिकली आज के सेशन में हम टारगेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर्स। सो माय टारगेट इज टू कवर नेचर, objective and scope of audit, objective and scope of audit, एज वेल एज इससे रिलेटेड जितने भी आपके स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर है, जैसे कि स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो गया, जैसे कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस हो गया, तो ये स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर करना है आज। बच्चों कितने पार्ट्स में चलने वाले हैं ये क्वेश्चन रहेगा आपका। मैं बता दूं आपको, ये स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर खूब सारे हैं, तो इस स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर का 2 पार्ट्स आने वाला है। दैट मीन्स पार्ट 2 विल बी फॉर एसेज, पार्ट 3 विल ऑल्सो बी फॉर एसेज। LDR पार्ट 3। ठीक है बच्चों, सो फिलहाल के लिए हम विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 आज हमें स्टार्ट करना है। पार्ट 3 के लिए आप इंतज़ार करिएगा, बहुत ही जल्द पार्ट 3 भी हमारा लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, एंड इन सब का भी मैं मार्क्स वेटेज बता दूं बच्चों। इन सब का मार्क्स मतलब कंपनी ऑडिट एंड कारो नई करते हुए भी 20 to 24 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इंक्लूडिंग योर करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस एज वेल एज MCQ क्वेश्चन। स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर्स में से भी नेचर, स्कोप, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्रोग्राम, ये वाले चैप्टर्स भी खूब इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे इनका वेटेज नई करते हुए भी 6 to 8 मार्क्स का होता है। तो बाय द एंड ऑफ दिस session part 2 you will be in the capable position to tackle around 35% of the portion. ठीक है, एंड हाँ बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर दैट ये रिकॉर्डेड सेशन तो है ही है। लाइव क्लास में एवरी मंडे टू फ्राइडे लाइव क्लास में हम कर रहे हैं महासंग्राम सेशंस। मैम ये भी 8 बजे होने हैं क्या? हाँ जी, 8 बजे लाइव हो रहा है महासंग्राम। ये महासंग्राम में क्या हो रहा है बच्चों? महासंग्राम में आई हैव टेकन द हाईएस्ट लेवल ऑफ MCQs, एकदम ही कोर, एकदम ही डिटेल में जाते हुए, स्टैंडर्ड का बेर एक्ट का चीर फाड़ करते हुए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आपको ज़्यादा रेपिटेटिव नहीं लगे होंगे, कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के मैं आई हूँ आपके साथ विद अ सीरीज ऑफ महासंग्राम, जहाँ पे हम खेल रहे हैं क्विज, ऑडिट क्विज। ठीक है, सो प्लीज लॉक योर टाइम, शाम 8 बजे लॉक योर टाइम ऑन दिस चैनल। इट इज ऑडिट विथ CA खुशबू सांगवी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो बिल्कुल भी मुझसे मिलना ना भूले at 8 PM ऑन द सेम चैनल। ठीक है, एंड स्पेशल क्लास में भी खूब सारे कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस हम लोग ने बना करके रखे हैं। मेजर इंपॉर्टेंटली मैंने वीडियोस बनाए हैं कौन बनेगा ऑडिटर एज अ कॉन्टेस्ट की सीरीज चली है वहाँ पे। सेकेंडली मैंने ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी बहुत ही डिटेल में कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस, कवरिंग द होल मॉड्यूल, वहाँ पे बैचेस क्लास लॉन्च की गई है। डू विजिट माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी, डू फॉलो मी ऑन इंस्टा प्रोफाइल, सो दैट जब भी आई एम लाइव या फिर जब भी आई एम मेकिंग एनी न्यू वीडियो you are well updated. Yes, okay my dear friends, so that was altogether a most important part of your day, a most important knowledge from my side कि आपको पता रहे कि हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया है। एंड
इन सभी के साथ बच्चों आप कभी भी मेरे प्लस बैच को व्यू, विजिट, रेफर कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। सो ये हमारे 3 वेरिएंट्स है बच्चों। एक है यूट्यूब, जहाँ पे एवरी डे आई एम कमिंग लाइव मंडे टू फ्राइडे 8 PM। एक है स्पेशल क्लास बच्चों, जहाँ पे भी बहुत ही स्पेशल तरीके से आपको नोट्स डाउनलोड करने भी दिया जाता है। वहाँ पे बहुत ही स्पेशल तरीके से हम यहाँ पे क्लास लेते हैं, जहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, खूब सारे एसेज की सीरीज़ पे MCQs, बहुत सारे छोटे छोटे वेरी शॉर्ट ब्रीफ में स्टैंडर्ड्स का एक्सप्लेनेशन। तो स्पेशल क्लास भी मेरी विजिट कीजिए। एंड बच्चों याद रहे, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है फ्रॉम आवर साइड। अब अगर आपको लगता है कि मैम सिस्टमैटिक प्लान वे चाहिए ऑफ स्टडीज़, तो दैट इज़ द फाइनल प्लेटफॉर्म, द फाइनल डेस्टिनी, जहाँ पे एवरीथिंग इन डिटेल पढ़ाया जा रहा है विथ पर्सनल अटेंशन, वेर इन यू कैन fetch out our time, live interaction with all the legendary faculties, all under a single roof of Unacademy। यहाँ पे भी मेरा बैच लॉन्च हो चुका है फॉर November 20, for May 21 absolutely it is upcoming for May 21। एंड जब भी आप प्लस बैच ज्वाइन करें बच्चों, किसी भी लेवल का, बीट सी इंटरमीडिएट, बीट सी फाइनल, बीट पेपर 6 और बीट पेपर 3 इन फाइनल्स, बीट पूरा ग्रुप 1 और बीट पूरा ग्रुप 2, कुछ भी कोई भी सब्सक्रिप्शन, I am and I will always be standing with you with my code, that is Audit SAR। Do apply this code and make us part of your journey। इससे आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड खूब सारा ज्ञान मिलेगा। यस, एंड दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग यू अप। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस, नए नए सेशंस, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ आपके साथ आपको रोज़ मिले, तो डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। जितने ज़्यादा लाइक्स उतना ज़्यादा मोटिवेशन और उतने ज़्यादा क्लास हमें अच्छा लगेगा आपके लिए बनाने को। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं विद दिस जर्नी ऑफ महा मैराथन। यस, हमेशा ध्यान रहे, पहले ऑडिट सार फिर ऑडिट के सवाल। तो ऑडिट सार में से बच्चों हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 में आई हैव कंप्लीटेड दिस इंट्रोडक्शन, ये और कारो कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट 2 में हमारा टारगेट है यहाँ से स्टार्ट करना, चैप्टर नंबर 3 से। तो चलिए, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। यस, विथ ये देखो फॉर्म नंबर वगैरह भी याद करवाए थे बच्चों क्लास में, याद है ना। एंड दिस इज अ न्यूमोनिक ऑफ कारो टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। इट इज़ महा मैराथन बच्चों, क्विक रिविजन होने वाला है। बार बार ये वीडियोस को आपको देखते रहना पड़ेगा, सुनते रहना है, सो दैट द थिंग्स आर जस्ट लाइक एकदम ही सीमेंट जैसे फिक्स हो जाए दिमाग में। ठीक है, चल अब नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है बच्चों यहाँ पे। सबसे पहला, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या होता है, ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, समझो। वो कहता है ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी। इट इज़, वर्ड्स पे ध्यान दो, इट इज़ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल्स ऑफ द एंटिटी विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। जब भी हम ऑडिट करते हैं, इट इज़ विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन। ठीक है, अब मैम कौन सी एंटिटीज़ के लिए हम ऑडिट करेंगे? सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ के लिए ऑडिट करेंगे, एनपीओ के लिए भी ऑडिट करना है? बच्चों आपको ऑडिट प्रॉफिट मेकिंग एज वेल एज एनपीओ के लिए करना है। प्रॉफिट इज़ नॉट अ पैरामीटर
टू चेक कि प्रॉफिट है तो ऑडिट करेंगे, प्रॉफिट नहीं तो ऑडिट नहीं। बीट एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी होने दो बच्चों, कोई भी एंटिटी, इस एंटिटी को ऑडिट करना अनिवार्य होगा अगर ये कंपनी है, ठीक है। सो व्हाट डज इट सेज, देयर इज नो बारिंग्स व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, बीट अ प्रॉफिट ओरिएंटेड यूनिट और बीट एनपीओ, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होगा ही, ठीक है। अब आगे मैम, ऑडिट करते समय व्हाट डज द ऑडिटर लुक एट, द ऑडिटर मस्ट सैटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द 6 पॉइंट्स। क्वेश्चन क्या है, द ऑडिटर मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट व्हाट, जब भी वो ऑडिट कर रहा है तभी क्या चीज़ें याद रखनी है या फिर क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहला उसको ये देखना है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पॉइंट नंबर 2, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर वेल सपोर्टेड बाय द एविडेंसेस। पॉइंट नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर बुक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर डॉक्यूमेंट्स, 2 हो गए। तीसरा पॉइंट, कोई भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी एंट्रीज ओमिट नहीं हुई है, नो एंट्रीज आर बीइंग ओमिटेड। फोर्थ पॉइंट, जो भी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखी है आर क्लियर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन आर स्टेटेड क्लियरली। पॉइंट नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव प्रॉपरली CDD, व्हाट इज CDD, क्लासिफाइड, डिस्क्लोज्ड एंड डिस्क्राइब्ड, disclosed and described. Financial statements are properly CDD. Financial statements are properly CDD, classified, disclosed and described as per AFRF. As per AFRF. तो 5 पॉइंट हो गए, चलो फटाफट रिपीट। कौन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एज पर SAAE, वेल सपोर्टेड बाय SAAE, नो एंट्रीज आर omitted, informations are clear. Point number 5, financial statements are CDD as per AFRF, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो ये 6 पॉइंट्स के बारे में ऑडिटर को अपने आप को इस चीज़ों के बारे में सेटिस्फाई करना है। मेकिंग सेंस, पक्का, श्योर, 100%, ओके। अब दिस इज योर MCQ क्वेश्चन बच्चों, इसको मार्क कीजिए, ये MCQ क्वेश्चन है। नो बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कैन रन इफेक्टिवली विदाउट, विदाउट ऐसा करके आपको डैश दे दिया जाएगा, तो विदाउट आपको लिखना है रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन विदाउट ऑडिट, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन विदाउट अकाउंट्स, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन विदाउट रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना है रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स। बच्चे क्या करते हैं, ऑडिट को देख कर क्या करते हैं, ऑडिट का पेपर है यार, ऑडिट ही राइट आंसर होगा, एंड वहाँ पे टिक कर देते हैं, बट वो गलत हो जाता है, ठीक है। सो आपको सेलेक्ट करना है दिस एज अ राइट आंसर, इसको मार्क कर लीजिए, दिस इज MCQ। नेक्स्ट, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी, 2 ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का होता है टू एक्सप्रेस ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ईदर ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर, ठीक है। यह है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड कंडक्ट, ठीक है। और सेकेंडरी ओपिनियन, जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, वो होता है टू फाइंड आउट फ्रॉड। ऑडिटर के लिए फ्रॉड हमेशा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रहा है, मैनेजमेंट के लिए फ्रॉड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बिलोंग्स इन द हैंड्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। चल आगे, नेक्स्ट स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में 8 पॉइंट्स है बेसिकली, 8 से भी ज़्यादा, जी तक 7 पॉइंट्स है बेसिकली, जी तक है ये 7 पॉइंट्स। अब ये जी तक क्या क्या पॉइंट्स है, ए स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे न्यूमोनिक बना करके रखा है बच्चों, ABCDEFG। ए स्टैंड्स फॉर स्कोप, का मतलब क्या होता है, स्कोप का मतलब होता है दायरा, कि ऑडिटर का क्या दायरा रहेगा। तो वो कहता है ऑडिटर का दायरा होगा टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी, all the aspects of entity. A stands for aspects. B stands for to obtain reliable information, reliable records. अब ये reliable का मतलब B is equals to भरोसा, भरोसेमंद। A stands for aspect, ठीक है। So scope of audit, A stands for covering all the aspects, B stands for obtain reliable information, C stands for checking reliability। कैसे चेक करेंगे मैम रिलायबिलिटी, यू विल चेक द रिलायबिलिटी बाय इवैल्यूएटिंग
accounting and internal control system, and by carrying out verification procedures. Aspect, भरोसेमंद information, checking reliable information. D stands for disclosures. हमको ऑडिटर को ये देखना होता है कि सारे के सारे डिस्क्लोजर्स आर मेड प्रॉपरली. आर मेड प्रॉपरली. ये डी हो गया. ई स्टैंड्स फॉर इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन ऑफ डिस्क्लोजर्स. इवैल्यूएशन ऑफ disclosures. अभी कैसे करेंगे evaluation of disclosures? You will evaluate the disclosures by comparing the financial statements of previous year, comparing the financial statements with records, as well as you consider the judgment via which the disclosures are made. So कितने हो गए बच्चों? E तक हो गए. Aspects, भरोसेमंद information, checking मतलब aspects, reliable information, checking reliability, disclosures, evaluating disclosures. F कहता है fulfilling duties with competence. परफॉर्म ड्यूटीज विद कॉन्फिडेंस, इसको हम लोग कहते हैं फुलफिलिंग, बिकॉज वो एफ से न्यूमोनिक बनाना है ना. फुलफिलिंग ड्यूटीज विथ कॉम्पिटेंस. एफ के बाद जी. अगर कोई भी पर्सन आपका स्कोप रेस्ट्रिक्ट करता है तो आपको गलत सहन नहीं करेंगे. तो जी स्टैंड्स फॉर गलत सहन नहीं करेंगे. मतलब इफ एट ऑल द स्कोप इज रेस्ट्रिक्टेड, द ऑडिटर कैन एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन और ही कैन रिजाइन फ्रॉम, विदड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. सो क्या क्वेश्चन क्या है? स्कोप ऑफ ऑडिट. स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आएगा? ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटीज आर कवर्ड. Obtain reliable information. C. Checking reliability of information so obtained. D. Properly disclosed. E. Evaluation of disclosures. कैसे evaluate करेंगे वो वाला भी पॉइंट है. Comparing financial statements with records and by carrying verification procedures. Judgments check करना, estimations check करना. F is fulfilling duties with competence. G is गलत सहन नहीं करेंगे. That is if restrictions are imposed या फिर the scope is restricted, limited, in that case auditor can withdraw from the assignment or can express modified opinion. ठीक है. नेक्स्ट, अब मैम आपने बता तो दिया कि ये एस्पेक्ट कवर होना चाहिए. अब ये एस्पेक्ट का क्या मतलब? एस्पेक्ट का मतलब होता है ये, दिस इज ऑल्सो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन. एस्पेक्ट टू बी कवर्ड अंडर ऑडिट. क्या क्या एस्पेक्ट कवर करने होता है? कंपनी के रिगार्ड्स में आपको चेक करना होता है अकाउंटिंग सिस्टम. आपको चेक करना होता है अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. आपको चेक करना होता है ऑथेंटिसिटी एंड द वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो ऑथेंटिकेटेड है, वेरीफाइड है या नहीं है. कंपेयर द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द रिकॉर्ड. नेक्स्ट, फोर्थ चीज़ आपको चेक करना होता है टाइटल, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन ऑफ असेट. ये सारे असर्शन है बच्चों, असर्शन. आप जब भी मॉड्यूल में देखोगे तो ये 2 पॉइंट्स है, टाइटल एग्जिस्टेंस वैल्यू ऑफ असेट्स और फिर टाइटल एग्जिस्टेंस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. हम लोगों ने एक पॉइंट करके कर दिया सो दैट आपको पढ़ने में, बाय हार्ट करने में दिक्कत ना आए. नेक्स्ट वो कहता है चेकिंग द रिजल्ट्स ऑफ P&L, मतलब चेकिंग द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. लास्ट पॉइंट कहता है, सिक्स्थ पॉइंट कहता है रिपोर्टिंग करना फाइनली. ठीक है. तो क्या कहता है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड. सबसे पहला आपको कवर करना है अकाउंटिंग एज वेल एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. उसके बाद आपको चेक करना है ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन. जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो वैलिड तो है ना, ऑथेंटिफाइड तो है ना. फिर उसके बाद आपको सी से कंपेयर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विथ रिकॉर्ड्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ एविडेंसेस. फिर आपको टाइटल एग्जिस्टेंस वैल्यू ऑफ असेट, टाइटल एग्जिस्टेंस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी चेक करना. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में आपको इवैल्यूएट करना है रिजल्ट्स ऑफ P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट. सिक्स्थ वाला पॉइंट कहता है आपको फाइनली फिर रिपोर्ट कर देना है. ठीक है. दिस इज अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, आपको दे सकता है कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स कवर्ड अंडर ऑडिट. नेक्स्ट, यस, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बेसिकली इसकी केस स्टडी एक्सपेक्टेड है एंड इस पे ऑडिट के सवाल में एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने 3.3 पेज नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 3B. तो
तो जिसके पास भी ऑडिट के सवाल है वो साइमल्टेनियसली रेफर करते जाएं, ठीक है। ऑडिट के सवाल ऑथर्ड बाय मी। अब ये जो है एडवांटेजेस फॉर ऑडिट, एडवांटेजेस फॉर ऑडिट का मतलब क्या, अगर ऑडिट हुआ है तो क्या फ़ायदा होगा, अगर ऑडिट हुआ है तो फ़ायदा होगा स्टेक होल्डर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज़ है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन सबको एक भरोसा बिल्ड हो जाएगा। इट विल एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़। अरे एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि यार गलत नहीं कर सकते, ऑडिटर आकर के ऑडिट कर लेगा, मॉरल चेक। इट विल बी हेल्पिंग टू सेट अप द लाइबिलिटी ऑफ टैक्सेशन। अगर करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आया है तो उसको करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेशन भी कंप्यूट हो सकता है। कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हुआ है, कोई भी झगड़ा झुगड़ी, कोई भी लिटिगेशन चल रहा है, तो वहाँ पे आप सबमिट करोगे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये भी एक एडवांटेज है सेटलिंग अप ट्रेड डिस्प्यूट्स। इट विल हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेजेस या लॉसेस। कुछ भी ज़्यादा वेस्टेज हुआ है, लॉस हुआ है, तो ऑडिट करने से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ किस चीज़ की कमी है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट में रिक्वायर द ऑडिट एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स। बेसिकली गवर्नमेंट भी कई बार कह सकता है सबमिशन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चों अगर आपको रेगुलर क्लास याद है तो पता है मैंने आपको बोला था बैंक के लिए ड्रॉविंग पार की कैलकुलेशन के टाइम पे, देखो मैं आपको लेके जाती हूँ ड्रॉविंग पार। यस, तो बैंक ऑडिट में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी बैंक के पास से लोन लेते हैं तो ड्रॉइंग पार को कैलकुलेट करते हैं एंड स्टॉक का ऑडिट करवाते हैं। कहाँ गया है ये देखें, लीड बैंक करवाता है स्टॉक ऑडिट। यस, सो ये होता है एडवांटेज, बेसिकली ये होता है एडवांटेज। यहाँ पे ये देखिए, ये जहाँ पे मैंने बोला कि गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एडवांटेज के लिए आपको ये करवा सकता है। समझा है बच्चों, पक्का? अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स ऑफ ऑडिट। बेसिकली ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स, क्योंकि ऑडिट खाली अकेला सब्जेक्ट काफ़ी नहीं है बच्चों। ऑडिट के साथ साथ अकाउंटिंग भी होता है, इम्पॉर्टेंटली लॉ भी होता है, एंड ये दोनों ही आपके RTP क्वेश्चन रह चुके हैं यही नवंबर 2020 के, ठीक है। ऑडिट विथ लॉ, लॉ के लिए भी जब भी आपको कंप्लायंस चेक करना है आपको लॉ का नॉलेज होना अनिवार्य है। ऑडिटिंग विद इकोनॉमिक्स, जहाँ पे सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रेंड्स, जहाँ पे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन, जहाँ पे हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट, रेसेशन, इन सब का नॉलेज भी ऑडिटर को होना चाहिए, क्योंकि इसी के वजह से ही ऑडिटर विल बी एबल टू इवैल्यूएट एंड एनालाइज द ट्रेंड। ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, जब भी आप मैनेजमेंट के बारे में बात करो तो मैनेजमेंट को भी इवैल्यूएट करने के लिए आपको बिहेवियरल साइंस पता होना चाहिए। व्हाट इज बिहेवियरल साइंस? जहाँ पे आप मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी पे कमेंट कर सको, ठीक है। नेक्स्ट, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जब भी आप सैम्पलिंग एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करोगे तो सैम्पलिंग के लिए भी आपको मैथमेटिकल टूल यूज़ करना होता है, स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करना होता है। तो समवेयर यू नीड टू नो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क, समवेयर यू नीड टू इवैल्यूएट, यू नीड टू कैलकुलेट रिस्क। तो वहाँ के लिए ऑडिट विथ द डिसिप्लिन इज मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज EDP, जिसको हम लोग कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग, एंटरप्राइज डेटा प्रोसेसिंग। ये जो EDP होता है दैट इज इट सेल्फ एन आर्ट, जहाँ पे आपने आपके सब्जेक्ट में EIS पढ़ा है। यस, ये जो EIS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है बच्चों, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कंपनीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को बनाती हैं। तो अगर आपको सिस्टम का नॉलेज है, सिस्टम का ज्ञात है, तो ये सारा चीज़ आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑडिटिंग विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो आप आपके FM वाले पेपर में पढ़ते हो, रेशियोज, NP, GP, टर्निंग रेशियोज, जैसे हम लोग कहते हैं ना डेटर्स टर्नओवर रेशियो, असेट रेशियो, कॉस्ट टू COGS, बेसिकली COGS टू सेल्स रेशियो। तो ये सारा ही चीज़, फंडामेंटल्स, कैश फ्लो कितना है, फंड फ्लो कितना है, तो ये सारा चीज़ इवैल्यूएट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी नॉलेज। एंड लास्ट इज प्रोडक्शन, ये है मन्नू, मैन्युफैक्चरिंग, हमारा मन्नू। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए कि व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल, कैसे ये रॉ मटेरियल को मिक्स करके फिनिश गुड्स बनता है, कैसे क्लाइंट के बिजनेस को
कॉस्ट सिस्टम क्या है, क्लाइंट के बिजनेस को फ़ायदा पहुंचता है, मार्केटिंग किस लेवल की होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे कैसे किसके बाद बनने चाहिए, ब्रेक इवन क्या है, ये सब के लिए आपको सिर्फ ऑडिटिंग का नॉलेज होना काफ़ी नहीं है। ऑडिटिंग के साथ साथ यू नीड द नॉलेज ऑफ, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स है बच्चों, तो ये आंसर ना सब्जेक्ट के हिसाब से बाहर करें ना। ऑडिटिंग विद अकाउंट्स, ऑडिटिंग विद लॉ, ऑडिटिंग विद एफएम, ऑडिटिंग विद ईडीपी दैट इज डेटा प्रोसेसिंग, ऑडिटिंग विद मैथ्स, ऑडिटिंग विद बिहेवियरल साइंस, ऑडिटिंग विद इकोनॉमिक्स, तो ये सारा चीज़ आपको करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ओवरव्यू ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग आपके स्टैंडर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए, अगर ICAI ने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर बनाया है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट का मेंबर बनाया है, इट विल गिव यू अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ ऑडिटिंग। आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दिया जाएगा कि इस हिसाब से आप ऑडिट कीजिए। अब जब भी आपको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट दिया जा रहा है, इस हिसाब से आप ऑडिट कीजिए वगैरह, तो इन दैट केस आपको स्टैंडर्ड्स भी दिए जाएंगे कि किस हिसाब से ऑडिट या दूसरा काम करना है। तो देखिए, ICAI इशू करता है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, बेसिकली इशू करता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ICAI के अंदर एक बोर्ड है, ये बोर्ड है ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, वो ही सारे स्टैंडर्ड्स इशू करता है। अब द वन हु आर गिविंग अश्योरेंस एंगेजमेंट, जो ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, देखना पड़ेगा ये ओपिनियन किस पे एक्सप्रेस करता है। अगर ओपिनियन इज ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे हिस्टोरिकल हो सकता है या फिर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो सकता है। अगर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो हम देखते हैं कि अश्योरेंस कौन से लेवल का है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस है, रीजनेबल अश्योरेंस है या लिमिटेड अश्योरेंस है। अगर एब्सोल्यूट अश्योरेंस है तो ये 100% ऑफ ओपिनियन होगा एंड यहाँ पे ऑडिटर को एंगेजमेंट दिया जाएगा फॉर इन्वेस्टिगेशन एज अ प्रोसीजर। बट इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप रीजनेबल ओपिनियन दे रहे हो, इसका मतलब आप ऑडिट कर रहे हो, एंड अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको फॉलो करना पड़ेगा एसेज। रीजनेबल इज हाई बट नॉट 100% ऑफ अश्योरेंस। ऑडिटर इज अंडर ऑडिट एंगेजमेंट एंड ऑडिटर शैल अप्लाई SAs, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। नेक्स्ट इज लिमिटेड लेवल ऑफ अश्योरेंस। लिमिटेड का मतलब होता है मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। मैम कौन देगा मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस? ऑडिटर? नहीं, ऑडिट तो रीजनेबल अश्योरेंस देता है, यहाँ पे रिव्यूअर मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस देता है। एंड अगर आप रिव्यू कर रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा SRE, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो आपको द प्रैक्टिशनर शैल अप्लाई SAEs। व्हाट इज SAEs? दैट इज फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। मैम फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? याद करो बच्चों, जब भी मैंने आपको सिखाया था कि कंपनी अगर लोन लेने जा रही है तो हम लोग 5 साल आगे का फोरकास्ट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट ऐसे इस गति से बढ़ने वाला। तो ये सारी चीज़ फोरकास्टेड है, प्रोस्पेक्टेड है। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो भी प्रैक्टिशनर होगा वो प्रैक्टिशनर SAE अप्लाई करेगा और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा। तो देखिए क्या बोला हम लोग ने, अश्योरेंस मतलब जहाँ पे हम हमारी श्योरिटी देते हैं वो 2 लेवल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के देते हैं, इधर हिस्टोरिकल पास्ट वाले या फ्यूचरिस्टिक। अगर हिस्टोरिकल है तो 3 लेवल के अश्योरेंस हैं, एब्सोल्यूट, रीजनेबल एंड लिमिटेड। एब्सोल्यूट इन्वेस्टिगेशन नो स्टैंडर्ड, रीजनेबल ऑडिट SAs, लिमिटेड रिव्यू SRE। फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए आपके पास होता है SAE। एंड लास्ट नेक्स्ट इज अग्रीड अपॉन सर्विसेज। अग्रीड अपॉन सर्विसेज का मतलब होता है जहाँ पे आप रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो। अगर आप रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हो तो आपको SRS फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए ये बच्चों अगर क्वेश्चन आया, बेसिकली ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चन रह चुका है, अगर आया तो ये 6 मार्क्स के लिए आएगा पूरा। एंड अगर सिर्फ यहाँ वाला पार्ट आया है अश्योरेंस एंगेज का तो ये 4 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, चलो ऐसे इसका फुल फॉर्म दे करके रखा है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विस एंड देव के देव महादेव। वैसे स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड महा स्टैंडर्ड SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ICAI कहता है कि भैया आपको जो काम करना है, जो एंगेजमेंट में असाइन होना है हो जाएगी, बट काम जो है
वो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए करिएगा। दैट इज़ SQC, एंड इस सीरीज़ में एक ही स्टैंडर्ड अब तक के लिए बना है, दैट इज़ SQC 1। समझा? पक्का? ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं विद इनहेरेंट लिमिटेशंस। बेसिकली व्हाट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस? दीज आर द लिमिटेशंस विच आर देयर इटसेल्फ इन द कंपनी। ठीक है, ओविंग टू इनहेरेंट लिमिटेशन, इसी इनहेरेंट लिमिटेशन के कारण ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता। ओविंग टू दिस इनहेरेंट लिमिटेशन द ऑडिटर ऑलवेज एक्सप्रेसेस रीजनेबल एश्योरेंस एंड नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ठीक है, हमेशा हमेशा हम इसको रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। तो ये स्टेटमेंट क्या है पता है? स्टेटमेंट है कि द ऑडिटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट, उनसे ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता और वो कर भी नहीं सकता। कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू ज़ीरो, उसको ज़ीरो कर ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ रिस्क तो बच ही जाएगा। एंड देयरफॉर एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नॉट एक्सप्रेस्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। एंड मैम ये इनहेरेंट लिमिटेशन कौन सी है? ये इनहेरेंट लिमिटेशन है नाटो। व्हाट इज नाटो? मैं पढ़ाती हूँ अभी आपको। व्हाट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार ICAI ने पूछा है ये क्वेश्चन। नाटो। N is nature of reporting, A is auditing procedures, T is time and cost, O is any other matter. So it is inherent limitation arises from NATO, NATO. Nature of financial reporting, auditing procedures, time and cost relationship, any other matters. ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं नेचर ऑफ रिपोर्टिंग का मतलब क्या? ये रिपोर्टिंग कुछ ऐसा रिपोर्टिंग है जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट जजमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन ही रहे हैं जजमेंट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन ही रहे हैं एस्टिमेशन पे, तो बॉस मेरा यहाँ पे कंठस्थ ओपिनियन, एब्सोल्यूट ओपिनियन कैसे आएगा? क्योंकि ये सब कुछ एस्टिमेशंस के बेसिस पे है। इसके बाद द आइटम्स इन्वॉल्व आर सब्जेक्टिव इन डिसीजन, जैसे कि इन्वेस्टमेंट लेना है, इन्वेस्टमेंट बेच देना है, शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ये सारा जजमेंटल डिसीजंस है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर्स। हम लोग भी फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ इस हिसाब के प्रोसीजर्स अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम इंटेंशनली जो फ्रॉड हुआ है ना उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। देखिए, एंड ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इस पर करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो मार्केट इंपॉर्टेंट लिखो इसको C&IC क्वेश्चन, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन, कि एन ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन इन ऑफिशियल रॉन्ग डूइंग। बेसिकली हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जज करने आए हैं कि ये सही है या नहीं है। अगर ये एलिज्ड रॉन्ग डूइंग मतलब किसी ने फ्रॉड कर लिया तो आप इन्वेस्टिगेशन कराओ, ऑडिट क्यों करवा रहे हो बच्चा? ठीक है, सो इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इन एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ, ठीक है, ओके। तो जहाँ पे भी आपको इंटेंशनल फ्रॉड दिखता है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमारे प्रोसीजर्स ही ऐसे हैं। नेक्स्ट, टाइम। आपने पूरे साल भर बैठ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, तो क्या मैं पूरे साल भर बैठ करके ऑडिट करूँ? नहीं ना, मेरे पास समय कम है, उसके वजह से ऑडिट भी कम मात्रा में हो पाएगा। कॉस्ट जो है, अगर मैं चाहती हूँ सब कुछ गैदर करूँ, सब कुछ ऑडिट करूँ, तो बॉस कॉस्ट बढ़ जाएगा मेरा, उतना तो ऑडिट रेम्यूनरेशन नहीं मिलता। तो देखो, कॉस्ट विल बी वेरी हाई एज कम्पेयर टू द बेनिफिट, रेम्यूनरेशन ही नहीं मिलता इतना तो। ठीक है, अदर मैटर्स, ये एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है कि अदर मैटर्स। देखिए, सबसे पहला अदर मैटर्स है कल्यूजन इन मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट ने मिल करके कुछ फ्रॉड कर लिया है, मैं तो फाइंड आउट करना चाहती हूँ एविडेंसेस, बट मैनेजमेंट ने सारे ये मिली भगत है, तो मैं उसको फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगी। सेकेंड कहता है अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है, क्योंकि ये रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप में ना बातें हाइड हो जाती है बच्चों, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में बातें हाइड हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच मुझे फ्रॉड का पता नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 3, अकरेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। जहाँ पे खूब सारे लॉज है बच्चों, यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन में खूब सारे लॉज है तो बॉस उसको फाइंड आउट नहीं किया जाएगा। लास्टली, अगर कोई अनसर्टेनिटी आ गई, ये भी कोविड पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, हमको थोड़ी पहले से पता था, तो हम लोग ऐसी अनसर्टेन चीज़ों को, गोइंग कंसर्न को इम्पैक्ट करे वैसी चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या बात की, इनहेरेंट लिमिटेशन में क्या आंसर आएगा? नाटो, नेचर ऑफ
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, प्रोसीजर्स, टाइम एंड कॉस्ट, अदर मैटर्स। अदर मैटर्स में और 4 चीज़ें हैं, फ्रॉड मतलब कोल्यूशन, रिलेटेड पार्टीज, लॉज कंप्लायंस एंड गोइंग कंसर्न। डन। चलिए नेक्स्ट, evidences are persuasive and not conclusive owing to the inherent limitation auditor expresses reasonable assurance. Next, what are the ethical requirements of audit? वो कहता है COPI. What is COPI? COPPI. Confidentiality, objectivity, professional competence, professional behavior, professional due care and integrity. So basically 5 points है, confidentiality, objectivity, professional due care, professional behavior, professional competence and integrity. ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है, ऑडिट के सवाल में इसका भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मैंने। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अदर क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। जो ऑडिटर है उसकी और क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अदर क्वालिटीज इज TIP, CDR, CFG। TIP, CDR, CFG। ये न्यूमोनिक डेडिकेटेड है टू द वेरी फर्स्ट बैच ऑफ अनअकैडमी, मेरे प्यारे प्लस बैच के स्टूडेंट्स को जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और हम लोग क्लास में खूब मस्ती करते हुए न्यूमोनिक भी बनाते हैं। आपको भी बच्चों ये मौका मिल सकता है। डू जॉइन माई अनअकैडमी प्लस बैच बाय टेकिंग अप द सब्सक्रिप्शन एंड बाय अप्लाइंग माई कोड ऑडिट सार। ऑडिट सार ही लगाएगी CA की जर्नी की नैया पार। यस, सो इट इज़ TIP, CDR, CFG। TIP, CDR, CFG। अब ये TIP, CDR, CFG क्या है समझो। देखो, ज्ञान के साथ साथ आप में सूझबूझ भी होनी चाहिए, टैक्ट, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, कॉशन होना चाहिए, पहले से पता चले यार यहाँ पे गलत हो सकता है, डिस्क्रिशन होना चाहिए, फर्मनेस होना चाहिए कि खुद अपने केपेबल डिसीजन ले सको एंड उस पर फर्म टिके रह सको, रिलायबिलिटी, किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं ये पता होना चाहिए, क्लियर हेडेडनेस, यू हैव द पाथवे डिजाइंड, फर्मनेस एंड गुड टेम्पर। बार बार चिड़चिड़ नहीं करना है, अरे अरे वैसा मत करो वैसा मत करो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पूरे एंगेजमेंट टीम को साथ में लेकर के चलना होगा माय डियर फ्रेंड्स। सो ये क्या है? अदर क्वालिटीज एज पर मिस्टर डिक्सी। ये है इंसान का नाम, ये कोई इंसान का नाम है, कोई डिफरेंट जार्गन नहीं है, ठीक है। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द अदर क्वालिटीज। एथिकल रिक्वायरमेंट्स में लिखना है कॉपी और अदर क्वालिटीज में लिखना है TIP, CDR, CFG, ठीक है। चलिए अब ये पॉइंट देखिए बच्चों क्या लिखता है। वो कहता है कि जस्टिस लेनले कहता है कि ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट। ऑडिटर को तभी ही कोई चीज़ सर्टिफाई करनी है वेर ही फील्स दैट वॉट एवर ही सर्टिफाइंग इज करेक्ट। जब तक उनके मन में थोड़ी सी भी शंका है तब तक उनको कोई स्टेटमेंट पे सर्टिफिकेशन नहीं देना है। तो क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू जस्टिस लेनले एन ऑडिटर मस्ट बी ऑनेस्ट, ही मस्ट नॉट सर्टिफाई विच ही डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो सही नहीं लग रहा है, ये सही लगे को नहीं, तो फिर आपको रीजनेबल केयर, रीजनेबल ड्यू डिलिजेंस, जब तक आपके मन में शंका है आपको कुछ भी साइन नहीं करना है, ठीक है, पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की ओर। यस, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है बीइंग अलर्ट। 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है बीइंग अलर्ट, possessing questioning mind and critical assessment of evidences obtained। अलर्ट हो जाओ भैया, क्वेश्चनिंग माइंड, पूछते रहो ऐसा क्यों, एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंसेस ऑब्टेन। जो भी एविडेंसेस मिला है उसको क्रिटिकली असेस कीजिए, यूं ही मत आंख बंद करके भरोसा कीजिए। मैम कहाँ अप्लाई करेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म? दिस इज ऑल्सो अ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, RTP क्वेश्चन, MTP क्वेश्चन, हर जगह पे आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मैम कहाँ अप्लाई करेंगे ये? सी बीइंग अलर्ट इज़ योर ड्यूटी। जहाँ पे भी आपको लगता है कि यार एक एविडेंसेस दूसरे एविडेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अलर्ट हो जाओ। जहाँ पे आपको लगता है कि कोई तो एविडेंसेस, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके हाथ लगा है विच एक्चुअली सजेस्ट कि जो सबूत आपको मिला है वो सही नहीं है, इन्फॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड, कुछ ऐसा मिला है या जिससे आपको पता चले फ्रॉड हो रहा है,
circumstances that suggest the need of audit procedures in addition to those required by standard. कुछ ऐसे circumstances है जो कहता है कि सिर्फ स्टैंडर्ड वाले बातों पे भरोसा मत कर, कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स, कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कीजिए. नेक्स्ट, क्यों अप्लाई करना ज़रूरी है? मेंटेनिंग द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म विल एक्चुअली रिड्यूस द रिस्क ऑफ फर्स्ट ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग. कुछ चीज़ें मिस नहीं हो जाएगी, कुछ चीज़ें जनरलाइज नहीं हो जाएगी, एज वेल एज इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेक अप्रोप्रिएट डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड. नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोफेशनल जजमेंट. प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब होता है योर एक्सपीरियंस इज योर असेट. आप आपके एक्सपीरियंस को यूज़ कीजिए. मैम कहाँ यूज़ करेंगे प्रोफेशनल जजमेंट? मेंस, MANS. व्हाट इज मेंस? मटेरियलिटी, ऑडिट रिस्क, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बाय इवैल्यूएटिंग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस. तो क्या बोला है? प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब होता है एक्सपीरियंस यूज़ करना. कौन से डिसीजन के लिए जजमेंट यूज़ करेंगे? मटेरियलिटी, ऑडिट रिस्क, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट एंड सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस. इसको हम लोग आगे पूरे ही सेशंस में कहने वाले हैं SAAE. क्या कहेंगे? SAAE. नेक्स्ट, यहाँ पे अब हमारा 210 शुरू होता है, दैट इज अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. क्या होता है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट? 210 के हिसाब से वो कहता है ऑडिटर विल गिव एंगेजमेंट लेटर एंड कंपनी विल गिव अपॉइंटमेंट लेटर. कंपनी ऑडिटर को देता है अपॉइंटमेंट लेटर और ऑडिटर देता है एंगेजमेंट लेटर टू द कंपनी कि हाँ भैया चलो मैं राज़ी हूँ. अब इसके बाद कंटेंट्स, ये एंगेजमेंट लेटर में लिखा क्या जाएगा? एंगेजमेंट लेटर में लिखा क्या जाएगा? एंगेजमेंट लेटर में लिखा जाएगा प्राइमरीली 5 चीज़ें: ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. ये 5 चीज़ें लिखी जाएगी. ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, AFRF एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. सब सेकेंडरी हम लोग बोलने जाए, अदर कंटेंट में हम बोलने जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें और लिख सकते हैं. टेंटेटिव प्लान, फीस स्ट्रक्चर, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, हम लोग कौन से टाइम पे ऑडिट करने वाले हैं, कंफर्मेशन के हाँ भैया हम अपॉइंट हुए हैं उसका कंफर्मेशन, एक्सपर्ट को यूज़ कर सकते हैं, एक्सपर्ट का काम यूज़ कर सकते हैं. ये सारे ही मुद्दे हम लोग हमारे एंगेजमेंट लेटर में लिख सकते हैं. अब वन मोर इम्पॉर्टेंट MCQ बच्चों, बेयर एक्ट से उठाया हुआ MCQ है ये, कि बच्चों अगर एंगेजमेंट इज़ फिक्स्ड अंडर लॉ और रेगुलेशन, लॉ और रेगुलेशन के तहत ये एंगेजमेंट फिक्स्ड है, तो क्या आपको एंगेजमेंट लेटर देना मैंडेटरी है? इफ इट ऑल द एंगेजमेंट इज अंडर लॉ और रेगुलेशन, सबमिटिंग एंगेजमेंट लेटर इज मैंडेटरी. करेक्ट और इनकरेक्ट? चलिए बताओ बच्चों, द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अगर आपका एंगेजमेंट लॉ या रेगुलेशन के तहत फिक्स्ड है तो आपको एंगेजमेंट लेटर देना इज नॉट मैंडेटरी. समझ में आया? याद रहेगा? ठीक है. नेक्स्ट, प्री कंडीशन. देखो, बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट आपको चेक करना है प्री कंडीशंस. अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन समझ लो, अगर प्री कंडीशंस आर नॉट एग्जिस्टिंग, प्री कंडीशन है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट से बात करोगे, TCWG से बात करोगे, या एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे? एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अगर प्री कंडीशंस आर नॉट एग्जिस्टिंग, then auditor will not accept audit engagement. ये भी आपका MCQ क्वेश्चन है कि अगर प्री कंडीशन नहीं है तो ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे. आप मैनेजमेंट और TCWG के साथ क्या बात करोगे? प्री कंडीशन इज ऑलवेज चेक्ड बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, बिफोर. ठीक है. सो प्री कंडीशंस: accepting AFRF, management acknowledges their responsibility and unrestricted access towards books of accounts, information explanation and further explanation. ठीक है. सो दीज आर द प्री कंडीशन. एक्सेप्ट करने से पहले आप एंगेजमेंट लेटर दो, उसके पहले ये सारा चीज़ डिसाइड करना है. अब लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट. अगर कोई भी कारणवश आपका स्कोप लिमिट हुआ है, कोई भी कारणवश, ये जो आपने स्कोप लिख करके दिया था ना यहाँ पे, इसको इलैबोरेट किया था, यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यार हमारे स्कोप को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ये है लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट है,
तो सबसे पहला, अगर बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट है पहले, तो आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट है, ऑडिट एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट किया, आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि सर ऐसा मत कीजिए, अपना तो रिटर्न कॉन्वर्सेशन हुआ था ना, ऐसा क्यों कर सकते हो आप। अगर मैनेजमेंट फिर भी रेस्ट्रिक्शन रिमूव नहीं कर रहा है तो आप इधर विड्रॉवल कर लो या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर लो। और समझ में आता है पक्का? ओके, नेक्स्ट, रेकरिंग ऑडिट। व्हाट इज रेकरिंग ऑडिट? रेकरिंग ऑडिट कहता है कि अगर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर आप ही ने के लिमिटेड का ऑडिट किया था, सेम ऑडिटर फॉर प्रीवियस ईयर एज वेल एज फॉर द करंट ईयर, अगर एक ही ऑडिटर है प्रीवियस ईयर एज वेल एज फॉर करंट ईयर, तो क्या करेंगे? एंगेजमेंट लेटर फिर से देंगे या नहीं देंगे? तो हम कहते हैं यूजुअली देने की ज़रूरत नहीं है, एंगेजमेंट लेटर यूजुअली देने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कोई चेंजेस है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो एंगेजमेंट लेटर फिर से इशू कर सकते हैं। अब ये क्या है? In the case of recurring audit, generally the auditor is not required to issue engagement letter. But however, if at all the cases of 6 changes or 1 misunderstanding, in this 7 circumstances आपको engagement letter देना है। मैम 6 changes कौन से changes है? 6 changes है, अगर कोई ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में चेंज आया है, अगर सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आया है, अगर ओनरशिप में चेंज आया है, लीगल रेगुलेशन में चेंज आया है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आया है, रिपोर्टिंग रेगुलेशन में चेंज आया है, इन दिस 6 चेंजेस एंड, या फिर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट हैज़ मिसअंडरस्टूड योर टर्म्स, तो फिर इन दिस केस ऑल्सो यू कैन reissue engagement letter. So generally issuing of engagement letter is not mandatory, but in case of 6 changes and 1 misunderstanding you can reissue the engagement letter. समझा है पक्का? श्योर। सो यहाँ पे खत्म होता है आपका 210 ऐसे 210। अब हमको आगे बढ़ना है विथ ऐसे 220। बच्चों ऐसे 220 इज ऑलमोस्ट सेम एज SQC1 is almost same as standard on quality control 1। ठीक है, इसमें आपको कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। इस कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में 6 कंपोनेंट्स है। LEAM, LEAHEM, रिपीट, LEAHEM। L स्टैंड्स फॉर लीडरशिप। जो भी एंगेजमेंट पार्टनर है, पूरे के पूरे फर्म में एक एंगेजमेंट पार्टनर होता है। ठीक है, अगर ये पूरा फर्म ABC एंड एसोसिएट्स, ये पूरा फर्म के लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है, अगर ये पूरा फर्म के लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है, इन दिस केस के लिमिटेड के ऑडिट करने के समय ABC एंड एसोसिएट्स में से मिस्टर ए, ये जो मिस्टर ए है वो है एंगेजमेंट पार्टनर, ही विल हैव टू एक्ट एज द लीडर ऑफ द होल ऑडिट। तो दैट उसका मतलब होता है लीडरशिप। तो मैम लीडर को करना क्या होता है? लीडर को चेक करना होता है कि सारे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड आर कंप्लाइड बाय द एंगेजमेंट टीम। क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी फॉर्मुलेट हो रही है, जो ऑडिट रिपोर्ट हमने दिया है वो सही है। ये सब कुछ किसकी जिम्मेदारी है? लीडर की, एंगेजमेंट पार्टनर की। तो जहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है वहाँ पे लिखो एंगेजमेंट पार्टनर। क्या लिखेंगे? एंगेजमेंट पार्टनर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ई स्टैंड्स फॉर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, LEAHEM। L इज लीडरशिप, जहाँ पे कोई भी आर्टिकल का क्वेश्चन है दैट ऑल्सो इज रेज्ड विदाउट फियर। जो भी क्वालिटी है, जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है, ये सारा का सारा काम एंगेजमेंट पार्टनर देखेगा। फिर ये चेक करना है कि क्वालिटी कंट्रोल ना हो, इसके लिए सारे के सारे एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हुए हो। ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है? मैंने अभी अभी सिखाया था अंडर 200 COPI, COPPI। व्हाट इज COPI? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इंटीग्रिटी। एज वेल एज आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब भी आप ऑडिट परफॉर्म करें, जब भी आप ऑडिट परफॉर्म करें, जो भी बंदा इंडिपेंडेंट है वही ऑडिट करे। इंडिपेंडेंट इन माइंड एज वेल एज इंडिपेंडेंट इन अपीयरेंस। अब ये जो इंडिपेंडेंस इन माइंड एज वेल एज इन अपीयरेंस है, इस चीज़ को समझने के लिए यही चैप्टर के एकदम ही एंड में मैंने एक शॉर्ट नोट दे करके रखा है यहाँ पे।
इंडिपेंडेंस इन माइंड एज वेल एज इन अपीयरेंस का, ये देखो, इन माइंड एज वेल एज इन अपीयरेंस। ये क्या होता है समझ लेते हैं अभी। इंडिपेंडेंस इन माइंड का मतलब होता है यू आर इन दिस पोजिशन दैट नो वन इज एबल टू इन्फ्लुएंस या डोमिनेट योर ओपिनियन, दैट इज योर स्टेट ऑफ माइंड। कोई भी पर्सन आपकी इंटीग्रिटी को, कोई भी पर्सन आपके ऑब्जेक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सकता या इन्फ्लुएंस नहीं करवा सकता, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस का मतलब क्या, देखो आपके ना ऑडिट परफॉर्म करने के प्रोसीजर्स भी कुछ इस प्रकार होने चाहिए कि नो थर्ड पर्सन, कोई भी तीसरे इंसान को आपको देख करके ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये तो पार्शलिटी करेगा यार, ये तो फेवरिज्म लेगा यार, इन्होंने तो अपनी, हम लोग बोलते हैं ना, ईमान बेच दिया, ऐसा लगना नहीं चाहिए। तो क्या कहता है, द अवॉइडेंस ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट द थर्ड पार्टी वुड रीजनेबली कंक्लूड, तीसरा इंसान ये कंक्लूड कर देता है कि ऑडिटर्स इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड स्केप्टिसिज्म आर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, अंडर एथिकल रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है बच्चों। आपको फॉलो करना है कोपी एज वेल एज इंडिपेंडेंस। कोपी का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिवली, प्रोफेशनल ड्यू केयर, कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इन अपीयरेंस। समझा है पक्का? ओके ओके, कॉपी। इसके बाद ए इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। बच्चों इसके ऊपर भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आए हुए हैं। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस का मतलब क्या, आप कोई एंगेजमेंट तभी ही एक्सेप्ट करेंगे, आप कोई असाइनमेंट तभी ही एंगेजमेंट एक्सेप्ट या फिर कंटिन्यू करेंगे जब भी आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं। अगर आपको लगता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट पे पूरा शक है हमको कि यार ये लोग गलत चीज़ें करेंगे, तो मत एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। तो क्या कहते हैं, द ऑडिटर और द सीए फर्म शाल एक्सेप्ट और कंटिन्यू इफ he has considered the integrity of the client. The auditor shall include the factors as nature of the business, business practices, the attitude of clients, owners and principals. नेक्स्ट, इफ ही इज, मतलब ऑडिटर इज कॉम्पिटेंट, अगर मुझे लगता है मैं ऑडिट कर पाऊंगी ढंग से तो ही मैं उस ऑडिट को हाथ में लूंगी, नहीं तो नहीं लूंगी। नेक्स्ट, इफ ही कैन कंप्लाई विद द लीगल एंड द एथिकल रिक्वायरमेंट्स। समझ में आता है पक्का? श्योर? ओके। ह्यूमन रिसोर्स, एक मिनट, LEA लीडरशिप, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। HEM का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। आपको आपके आर्टिकल्स को कुछ इस हिसाब से ट्रेन करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को जिस हिसाब से करना है, उनके स्किल्स को कुछ इस हिसाब से पॉलिश करना है कि जो भी काम आपका पूरा टीम मिल करके कर रहा है वो हर कोई चीज़ शिद्दत से एंड क्वालिटी के साथ हो रही है, कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस थ्रू ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, अब आता है एक्चुअली परफॉर्मेंस करना। ठीक है, ऑडिट को कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे 3 बातें बताई है बच्चों। कंसल्टेशन, बेसिकली 4, कंसल्टेशन, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू, डॉक्यूमेंटेशन एंड EQCR। समझो, कंसल्टेशन, हम वी बीइंग एंगेजमेंट पार्टनर, हमको हमारे एंगेजमेंट टीम के लिए सिर्फ उन्हीं पर्सन के पास से कंसल्टेशन लेना है जो रियली केपेबल है टू प्रोवाइड सच कंसल्टेशन। सो एंगेजमेंट पार्टनर, EP का मतलब है एंगेजमेंट पार्टनर। एंगेजमेंट पार्टनर शैल अंडरटेक द कंसल्टेशन वेरेवर रिक्वायर्ड एंड इंश्योर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू, हर बार एंगेजमेंट टीम लीडर को अपने एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करना होता है, उनके काम को सुपरवाइज करना होता है एंड रिव्यूज़ लेने होते हैं कि बॉस ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू। अब इसके बाद हमको ये भी चेक करना होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिटर को हर कोई चीज़ लिखित में रखनी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ये जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स है उस चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखना। अब ये असेंबल कब करेंगे मैम फाइल? असेंबल करेंगे ये फाइल विद इन 60 डेज। ऑडिट फाइल इज रिक्वायर्ड टू बी असेंबल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये SQC1 भी सेम कहता है। ये फाइल जो आपने बनाई ये आपको रिटेन रखनी है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। आगे कंटिन्यू कीजिए। और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट
group audit report, whichever is later, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू रिटेन दिस डॉक्यूमेंट्स फॉर द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट विचएवर इज लेटर। समझा है? पक्का? श्योर? ओके। नेक्स्ट, ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना बच्चों, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। अगर आज मैंने के लिमिटेड का ऑडिट किया, मैंने ऑडिट फाइल बनाई, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी जागीर है, मुझे ये किसी को देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मैम क्लाइंट को भी नहीं, until unless it is required by law। अगर लॉ मांगता है तो देना चाहिए, अगर लॉ ने कहा नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन, दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर। ठीक है? ओके बच्चों, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, इस पे करेक्ट इनकरेक्ट के भी आने के चांसेस है। नेक्स्ट, EQCR। EQCR इज एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। इस पे खूब सारे MCQ, मैंने महासंग्राम पे इस पे MCQs पूछे हैं, समझो। इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ डिज़ाइंड कि कभी भी आप कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करो, कभी भी आप कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करो, उस ऑडिट का रिव्यू होना ज़रूरी है। आज आपने के लिमिटेड का ऑडिट किया, के लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, आप और मैं हम दोनों सेम फर्म में हैं, के एंड एसोसिएट्स में, और के लिमिटेड कोई दूसरी कंपनी अपनी नहीं है, कोई दूसरी कंपनी में ऑडिट हुआ है। अब आपने जो ऑडिट किया ना, आई विल द पर्सन हु विल बी रिव्यूइंग योर वर्क, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। यहाँ पे रिव्यूअर का CA होना ज़रूरी है, पार्टनर का भी CA होना ज़रूरी है। एंड ये EQCR इज़ मैंडेटरी जब भी आपने ऑडिट किया है फॉर कोई लिस्टेड कंपनी। अगर आप कोई अनलिस्टेड कंपनी का ऑडिट करते हो तो बॉस आपको रिव्यू करवाना अनिवार्य नहीं है, वॉलंटरी, करवाना तो कराओ, नहीं कराना तो इट्स ओके। अगर इन सब में मेरा ओपिनियन, मतलब मैं हूँ रिव्यूअर, आपका ओपिनियन, आप हो एंगेजमेंट पार्टनर, आपका ओपिनियन और मेरा ओपिनियन मैच नहीं करता है, इन दैट केस आपको ये ऑडिट रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ाना है जब तक कि अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाता। सो समझो, it is a process to provide an objective evaluation before the audit report is issued. EQCR is mandatory for listed, discretionary for other engagements. अगर difference of opinion है तो बॉस हम लोग तब तक रिपोर्ट इशू नहीं करेंगे जब तक हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सॉल्व नहीं हो जाता। समझ में आता है? पक्का? श्योर? एंड जो भी रिव्यूअर है वो इंडिपेंडेंस को भी असेस कर सकता है। मैं ये भी चेक करूँगी कि आपने इंडिपेंडेंटली ऑडिट प्रोसीजर्स को फुलफिल किया है या नहीं किया है। समझा है बच्चों? पक्का? श्योर? चलिए, LEHEM, LEAHEM, ये M वाला पॉइंट क्या है बच्चों? M वाला पॉइंट है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग कहता है जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आपने बनाई हैं इन ऑर्डर टू सी दैट क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, इसको आप रेगुलर बेसिस पे अप्रेज करते रहे, रेगुलर बेसिस पे आप इसे अप्रेज करते रहे। समझ में आया? पक्का? श्योर? यस। देखो, मॉनिटर करते रहे, अगर आपको लगता है कि कोई डेफिशिएंसीज है तो उसको अप्रेज का मतलब होता है चेक करके रिन्यू करते रहे। मेकिंग सेंस? ओके। इंडिपेंडेंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको मार्क करके दिया है ऑडिट चार में। यस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये मैंने आपको समझा भी दिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मैम इंडिपेंडेंट तो हम रहना चाहते हैं बट देर आर फ्यू थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। कुछ तो थ्रेट है इंडिपेंडेंस के लिए। कितने थ्रेट्स है? 5। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटिमिडेशन थ्रेट। अब ये क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का मतलब होता है जहाँ पे यू आर इंटरेस्टेड इन द कंपनी, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। नेक्स्ट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। हमको ये लगता है कि हमारा एक बार ओपिनियन देने के बाद अगर हम ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे तो बॉस हमको पता ही नहीं चलेगा हमारी गलती क्या है। तो दिस इज अ मेकर चेकर कंसेप्ट। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने ही बनाए, वी हैव प्रिपेयर्ड इट, नाउ वी आर ऑडिटिंग इट, अगर वी आर ऑडिटिंग इट तो बॉस मुझे मेरी गलती कभी भी पता नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए मैंने, दैट इज सेल्फ रिव्यू थ्रेट। खुद ने ही बनाए, खुद ही रिव्यू करें। या फिर सेकंड, एक बार ओपिनियन दे दिया एंड नाउ आई वांट टू चेंज माय ओपिनियन। मुझे ऐसा लगेगा कि यार लोगों को क्या लगेगा
कि यार खुद का ही ओपिनियन खुद ही रिव्यू करके खुद ने ही गलत जवाब दिया, फिर से बार बार चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज़ अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट. तो आई ट्राई कॉम्प्रोमाइजिंग माई इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस जाए खड्डे में, गलत जवाब तो गलत जवाब दे दो. नेक्स्ट इज एडवोकेसी थ्रेट, जहाँ पे आप खुद कंपनी को प्रमोट करते हो. प्रमोट का क्या मतलब, जहाँ पे आप कंपनी के हित में केस लड़ रहे हो, कंपनी के साइड से कोई केस लड़ रहे हो. अब कंपनी के अगेंस्ट में आप बातें नहीं कर पाओगे. So what is this? This is advocacy threat, where you yourself promote the company. Then if at all knowing the condition that the company is doing wrong, you cannot express independent view towards that opinion. Making sense? एडवोकेसी थ्रेट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे आप खुद कंपनी को प्रमोट कर रहे हो. देखो, जब भी आप खुद कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, अगर आप कंपनी ने गलत भी किया है ना, तो आप उसके खिलाफ शब्द नहीं यूज़ कर सकते. आपको लगेगा छोड़ो यार, गलत तो गलत, इंडिपेंडेंस भले कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, बट हम लोग कंपनी के साथ रहेंगे क्योंकि पैसा मिल रहा है ना. नेक्स्ट इज फेमिलियरिटी थ्रेट. दिस इज़ अ सिंपैथी गेनिंग थ्रेट. जहाँ पे अगर आपके पर्सनल या फिर अगर आपके फेमिलियर रिलेशन हो गए हैं क्लाइंट के साथ, मतलब फ्रेंड्स हो गए हैं, अच्छे खासे 5 साल 10 साल तक ऑडिट करें, तो एक फेमिलियर, एक प्रोफेशनल रिलेशन भी बन जाता है. तो उसके कारण कंपनी इज़ एट दैट पोजीशन या फिर मैनेजमेंट इज़ एट दैट पोजीशन जो आपको बोल सके भाई के साथ ऐसा करेगा. सिंपैथी गेन करना. तो ऑडिटर को क्या लगेगा, हाँ यार इतने सालों से मैं उनका ऑडिट करूँ, चलो एक बार अब अगर गलती हो भी गई है तो पर्दा डाल देते हैं. तो दैट इज़ अ थ्रेट जहाँ पे कंपनी सिंपथाइज करता है ऑडिटर को. दिस इज़ अ फेमिलियरिटी थ्रेट. लास्ट कहता है इंटीमिडेशन थ्रेट. व्हाट इज इंटीमिडेशन थ्रेट? इंटीमिडेशन थ्रेट का मतलब होता है जहाँ पे कंपनी आप पे कोर्जन या फिर कुछ ऐसे मेथड्स अप्लाई कर रहा है स्टेटिंग के देखो नेक्स्ट टाइम से हम आपको ऑडिटर नहीं रखेंगे, या अभी के अभी चले जाओ, अगर आपको एडवर्स ओपिनियन देना तो जाओ, हमको ऑडिटर नहीं रखना है आपको. दिस इज इंटीमिडेशन थ्रेट, जहाँ पे कंपनी प्रेशराइज करता है ऑडिटर को. ये 5 के 5 थ्रेट है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस. तो कितने हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड इंटीमिडेशन थ्रेट. ये 5 थ्रेट है टू इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर. मेकिंग सेंस? पक्का? श्योर? सो यहाँ पे ये हमारा लास्ट डे रिविजन का मैराथन पार्ट 2 कंप्लीट होता है. मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी विथ मैराथन पार्ट 3. You all keep studying, keep revising, and happy Diwali to every one of you. And don't forget, ऑडिट सार लगाएगी आपकी सीए की जर्नी की नैया पार. एंड यही कोड से आपको प्लस पे मिलने वाला है 10% डिस्काउंट. सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी टू टेक अप. yes, this is the biggest, the largest platform जहाँ पे बेस्ट टीचर्स आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी कंटेंट टू यू ऑल. ठीक है, एट अ वेरी मिनिमल प्राइस बच्चों, एट अ वेरी मिनिमल प्राइस. सो आई स्ट्रांगली recommend, I strongly suggest every one of you to attend my live batches on YouTube first. And if at all you have started with the preparation of May 21, do join my batches on Unacademy Plus. Do join our Bahubali teams batches on Unacademy Plus platform. And in order to get the subscription, just one code जो आपको अप्लाई करना है, that is ऑडिट सार. That was all for today. You all be safe. Take care. Bye-bye.